के किनारे अंधेरा छाया हुआ है, ठंडी हवा चल रही है। मोहिनी जमीन पर बैठी फूट फूट कर रो रही थी। उसके सामने उसकी बहन शालिनी और उसकी माँ राधिका भी खड़ी थी। माँ, दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती। मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिए। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जिंदा कैसे छोड़ दूं? अगर तुम जिंदा रही तो हमारा मकसद कभी पूरा ही नहीं होगा। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके रहते हुए हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसके लिए इसे तो मरना ही पड़ेगा। राधिका की आंखों में कोई ममता नहीं, सिर्फ कठोरता थी। शालिनी अचानक अपनी कमर से चाकू निकाल लेती है और बिना किसी हिचक के मोहिनी पर वार कर देती है। नहीं नहीं, आपने ये क्या किया माँ? माँ दीदी, मैं मरना नहीं चाहती। भगवान के लिए मुझे बचा लो। दीदी, एक बार तो मुझे बचा लो। मोहिनी दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। शालिनी और राधिका एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर मिलकर मोहिनी को घसीटते हुए तालाब की तरफ ले जाती हैं और एक झटके में दोनों मोहिनी को तालाब में धक्का दे देती हैं। चलो, हमने जो सोचा था अब हमारी इच्छा पूरी हो जाएगी। हाँ माँ, चलो यहाँ से चलते हैं। कोई नहीं जान पाएगा कि हमने क्या किया है। शालिनी और राधिका वहाँ से चली जाती है। तालाब के पानी में मोहिनी डूबती जा रही थी। वो हाथ पैर मार रही थी। भगवान, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मैंने अपना पूरा सच अभी दुनिया को नहीं बताया है। मैं बिना सच बताए मरना नहीं चाहती। कोई तो मुझ पर दया करो, कोई तो मेरी मदद करो। मोहिनी की आवाज धीरे धीरे पानी में डूब जाती है। अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी फैलने लगती है। देखते ही देखते मोहिनी का शरीर एक सुंदर चंपा के फूल में बदल जाता है और तालाब के बीचों बीच चंपा का फूल खिल जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक व्यक्ति तालाब के किनारे से गुजरता है। तभी उसकी नजर तालाब के बीचों बीच खिले चंपा के फूल पर पड़ती है। अरे वाह 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 वाह, इतना खूबसूरत चंपा का फूल है। मैंने अपने जीवन में ऐसा फूल कभी नहीं देखा। वाह 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 वाह, वो भी तालाब के बीचों बीच। चलो इसे तोड़ लेता हूँ। मेरी पत्नी इसे देखकर कितनी खुश हो जाएगी। हाँ हरी धीरे धीरे तालाब के पास बढ़ता है और फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक चंपा के फूल से एक दर्द भरी आवाज आती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे तोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी। फिर मैं दोबारा जिंदा नहीं हो पाऊंगी। मुझे मत मारो। हरी घबरा कर पीछे हट जाता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। हाँ, अरे अरे ये क्या हो गया? हे भगवान, हे भगवान, इस फूल से किसी लड़के के रोने की आवाज आ रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ये भगवान का कोई संकेत तो नहीं है, या फिर ये कहीं ये कोई श्रापित फूल तो नहीं है। हे भगवान, हे भगवान। हरी चारों तरफ डर के मारे देखने लगता है। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ, हे भगवान, भागो। इतना कहकर हरी उल्टे पांव ही वहाँ से भाग जाता है। 18 वर्ष पहले घने जंगलों के बीच से एक मछुआरा लखविंदर अपनी किस्मत तलाशता हुआ चला जा रहा होता है। उसके चेहरे पे थकान और आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। हे भगवान, क्या करूं मैं? मेरी तो किस्मत ही फूटी लिखी गई है। कभी मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है। अगर आज भी मछली ना मिली तो पता नहीं राधिका मेरे साथ क्या करेगी। इतना कहते हुए लखिंदर भारी मन लेकर तालाब के किनारे पहुंचता है। तभी उसकी नजर पास रखी एक टोकरी पर पड़ती है। टोकरी के अंदर से रोने की आवाज आ रही होती है। लखविंदर धीरे धीरे पास जाता है और देखता है टोकरी में 2 नवजात बच्चियां हैं, एक बहुत गोरी और दूसरी सावली। दोनों मासूम जोर जोर से रो रही होती है। हे भगवान, ये क्या है? एक गोरी और एक काली, वो भी एक कई टोकरी में।
ये कौन सा माँ बाप इतना पत्थर दिल होगा रे, जो इन मासूम बच्चियों को यूं ही तालाब के किनारे मरने के लिए छोड़ गया। लखविंदर कुछ पल सोच में पड़ जाता है। लेकिन अब मैं क्या करूं? एक काम करता हूं, दोनों को अपने साथ ले जाता हूं। मेरी पत्नी इन्हें देखकर खुश हो जाएगी। लखविंदर दोनों बच्चियों को उठाता है और अपने घर की तरफ चल देता है। लखविंदर जैसे घर पहुंचता है, उसकी पत्नी राधिका उसे देखकर चौंक जाती है। ये क्या जी, आप तो मछलियाँ पकड़ने गए थे, ये दो बच्चियाँ कहाँ से ले आए? अरे भाग्यवान तुम, अब क्या बताएं तुमको। मैं मछलियाँ पकड़ने ही गया था, लेकिन रास्ते में ये दोनों बच्चियाँ तालाब के किनारे मिली। लगता है अभी अभी जन्मी है, देखो ना, एकदम नाजुक। मतलब अब तुम सोचो, इतनी नाजुक जान को मैं भला मरते हुए कैसे छोड़ देता, इसीलिए मैं इनको ले आया। राधिका कुछ देर बच्चियों को देखती रहती है। चलो ठीक है, हमारे पास भी तो कोई संतान नहीं है, हम इन्हें रख लेते हैं। लेकिन ये गोरी वाली तो ठीक है, ये काली को क्यों ले आए? इसे वापस वहीं छोड़ जाओ। अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो, एकदम पत्थर दिल इंसान हो क्या? हाँ, गजब बातें करती हो। अरे भले ही ये काली है, लेकिन क्या हम इसे मरने के लिए छोड़ सकते हैं क्या? बताओ। हाँ, नहीं तो गजब बात करती हो। रख लो इसको भी भाई, है तो इंसान ही, बच्चा है। तुम भी ना। हाँ ठीक ही कह रहे हो, गोरी वाली कितनी सुंदर है, इसे मैं अपनी बेटी बनाकर पालूंगी। ये हमारी शहजादी बनेगी, और शहजादी के लिए एक नौकरानी तो चाहिए ही, इसे भी रख लेते हैं। अरे हाँ हाँ, जैसा तुमको ठीक लगे वैसा करो। राधिका दोनों बच्चियों को घर के अंदर ले जाती है। वक्त धीरे धीरे बीतता जाता है और देखते ही देखते 18 साल गुजर जाते हैं। शालिनी अब बेहद सुंदर हो चुकी थी। उसकी सुंदरता के साथ साथ उसमें घमंड भी भर चुका था। वही मोहिनी, जो रंग से सांवली होती है, लेकिन उसके विचार, उसका स्वभाव और उसकी बोली बहुत ही मधुर होती है। इसके बाद भी राधिका दोनों के बीच भेदभाव करना नहीं छोड़ती। कहाँ रह गई थी तुम? कपड़े धोने में इतना वक्त लगता है क्या? माँ, मैं कपड़े ही धो रही थी, कपड़े बहुत गंदे थे ना, इसीलिए आने में थोड़ा वक्त लग गया। कपड़े धोने में वक्त लग गया था? कहीं मटर गश्ती करने में? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है ना, किसी से बात नहीं करनी, और जितना कहा जाए उतना ही करना। नहीं माँ, मैंने किसी से कोई बात नहीं की। तभी पीछे से शालिनी घर में प्रवेश करती है। अरे शालिनी बेटी, तुम आ गई? हाँ माँ, आ गई। बहुत थक गई हूँ, मेरे तो पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है बेटी, तुम अपने कमरे में जाओ। मोहिनी, तुम्हारा काम खत्म हो गया ना? जाओ, मेरी बेटी के पैर दबाओ, उसके पैरों में बहुत दर्द है। माँ, मैं भी कपड़े धोकर आई हूँ, मेरे पैरों में भी दर्द है, पर आप हमेशा दीदी का ही पक्ष क्यों लेती हैं? रुक जा, अभी बताती हूँ। राधिका जोरदार थप्पड़ मोहिनी के गाल पर मारती है। जितना कहूँ ना, उतना ही सुनना। मोहिनी रोती हुई शालिनी के कमरे में जाती है। बड़ी आई थी मेरी बराबरी करने वाली, समझ गई ना? तुम सिर्फ मेरी नौकरानी हो, पूरी जिंदगी नौकरानी बन के ही रहोगी। और ऊपर से चेहरा देखो अपना, जो खूबसूरती मेरे पैरों में है, वो तो तेरे पूरे शरीर में भी नहीं है। चल हट यहाँ से। शालिनी हंसते हुए उसका मजाक उड़ाती रहती है। ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं। एक रात लखविंदर मछलियाँ पकड़कर थका हारा घर लौटता है। तभी मोहिनी दौड़कर उसके पास जाती। पिताजी, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ, तुम बैठो। नहीं पिताजी, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। मोहिनी पानी लाकर लखविंदर को देती है। हाँ, सच में बेटी, तुम कितनी अच्छी हो, तुम मुझसे कितना प्रेम करती हो, जबकि तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे साथ इतना अत्याचार करती रहती हैं। बताओ भला। कोई बात नहीं पिताजी, जो मेरे नसीब में लिखा है वो तो होगा ही। मैं तो बस यही चाहती हूँ, मैं किसी से भेदभाव ना करूँ। मोहिनी फिर वहाँ से चली जाती है। बेचारी मोहिनी के साथ बहुत गलत हो रहा है, मुझे अब मोहिनी का साथ देना चाहिए।
लखविंदर परेशान मन से सो जाता है। अगली सुबह होते ही रोज की तरह घर का सारा काम मोहिनी करती है, लेकिन फिर भी राधिका उसे बुरी तरह से मारती है और वो रोते हुए घर से निकल पड़ती है। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? दिन प्रतिदिन माँ मुझे इतना मारती पीटती क्यों है और मेरी बहन को इतना प्यार करती है। मुझे ये जीवन नहीं चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। तभी सामने से साधु महाराज आते हैं। कुछ नहीं होगा बेटी, तुम अपना ध्यान रखो, तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। ऐसा क्या होने वाला है साधु महाराज? लगता है मेरी किस्मत में तो यही लिखा है, मैं पूरी जिंदगी नौकरानी बनकर जीऊं और मर जाऊं। नहीं 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 नहीं, तुम्हारी किस्मत में बहुत कुछ लिखा है। तुम भले ही सुंदर ना हो, लेकिन तुम्हारा विवाह सबसे सुंदर युवक से होगा। वो तुम्हारी सुंदर बहन को ठुकराकर तुमसे विवाह करेगा। तुम्हारे भाग्य में अद्भुत शक्तियां लिखी हैं, जिन्हें कोई नहीं मिटा सकता। तुम बहुत जल्दी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने वाली हो। आप कैसे बात कर रहे हैं साधु महाराज? कोई मेरी बहन जैसी सुंदर लड़की को छोड़कर मुझसे विवाह कैसे कर सकता है? और मेरे भाग्य में ऐसा क्या लिखा है? इतना कहते कहते साधु महाराज मुस्कुराते हुए वहां से चले जाते हैं। वहीं दूर खड़ी शालिनी ये बातें सुन लेती है। अच्छा, तो मुझ जैसी खूबसूरत को ठुकराकर कोई इस बदसूरत लड़की से विवाह करेगा और इसके भाग्य में कुछ खास लिखा है। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। ये मुझसे आगे नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। गुस्से में शालिनी घर के अंदर चली जाती है। तभी एक शाम लखविंदर ढेर सारे उपहार लेकर घर आता है। शालिनी दौड़कर उसके पास जाती है। पिताजी, ये सारे उपहार आप मेरे लिए लाए हो क्या? नहीं नहीं बेटी, इतने दिनों तक तो मैं तुम्हारे लिए ही उपहार लाता रहा हूँ। ये सारे उपहार मोहिनी के लिए हैं। मैं उसके लिए कभी कुछ नहीं लाया था ना। मोहिनी बेटा, ओ मोहिनी बेटा, अरे इधर तो आओ। आओ 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 आओ। मोहिनी पास आती है। हाँ देखो बेटा, मैं तुम्हारे लिए ये सूट लेकर आया हूँ और ये बिंदी भी। हाँ देखो देखो कैसी लगी, देखो। क्या सच में पिताजी? ये सब मेरे लिए? हाँ बेटी, अरे भाई तुम भी तो मेरी बेटी हो। तुम मेरा इतना ख्याल रखती हो तो मैं इतना तो कर ही सकता हूँ ना। ये देखकर राधिका गुस्से से बाहर आती है। ये क्या? आपने मेरी शालिनी के लिए कुछ नहीं लिया और इस काली के लिए उतना कुछ ले आए। बस बहुत हो गया राधिका, इतने दिनों तक तुमने बहुत भेदभाव किया, मैंने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन ये भी हमारी ही बेटी है। आज के बाद मोहिनी कोई नौकरानी नहीं है, वो भी इस घर की बेटी है बेटी, और पूरे मान सम्मान के साथ रहेगी। ये मेरा फैसला है, लिख लो इसको। गांठ बांध लो। लखविंदर वहाँ से चला जाता है। मोहिनी उपहार लेकर अपने कमरे में चली जाती है। वहीं राधिका और शालिनी गुस्से से आग बबूला हो जाती है। आज पहली बार तुम्हारे पिता ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की। मुझे इसे सबक सिखाना होगा। हाँ माँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन पिताजी सारी जायदाद इसी के नाम कर देंगे और हमें घर से निकाल देंगे। देखो इसे कितना कुछ दे दिया और मेरे लिए आज कुछ भी नहीं लेकर आए। हाँ बेटी, अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो कल को ये पूरा का पूरा घर तुम्हारे पिताजी इस काली कलूटी के नाम कर देंगे। मैं सोच चुकी हूँ माँ कि मुझे क्या करना है। फिर शालिनी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो रसोई से खाना निकालकर राधिका के पास ले आती है। अरे शालिनी बेटा, तुम मेरे लिए खाना लेकर आई हो। वो कमबख्त मोहिनी कहाँ रह गई? माँ, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो, इसीलिए सोचा आज तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला दूं। राधिका खुशी खुशी खाना खाने लगती है। कुछ देर में उसके सिर में चक्कर आने लगते हैं। ये क्या? खाने में ऐसा क्या मिलाया तुमने? मुझे इतना चक्कर क्यों आ रहा है? देखो माँ, अगर हमें इस घर को बचाना है और उसे अपने रास्ते से हटाना है तो तुम्हें थोड़ा नाटक करना होगा। मैंने खाने में थोड़ा सा जहर मिलाया है, इससे तुम मरोगी नहीं, लेकिन वैद आएगा और कहेगा कि खाने में जहर मिला है। फिर तुम सारा इल्जाम इस मोहिनी पर लगा देना। देखना हम दोनों कितनी आसानी से उससे छुटकारा पालेंगे। ये तो ठीक है, पर तुमने मुझे जहर क्यों दिया बेटी? कहीं मैं सच में मर गई तो?
मुझ पर भरोसा रखो माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर अचानक राधिका जमीन पर गिर जाती है और तड़पने का नाटक करने लगती है। उसी समय लखविंदर अंदर आता है। अरे 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 अरे, ये क्या हो गया? शालिनी बेटा, तुम्हारी माँ इतना तड़प क्यों रही है? और उसके मुंह से ये सफेद सफेद झाग क्यों निकल रहा है? ये क्या चक्कर है बेटा? पिताजी क्या बताऊं, ये सब मोहिनी की वजह से हुआ है। माँ ने बस उसे थोड़ा डांट दिया, उसने गुस्से में आकर माँ के खाने में जहर डाल दिया, माँ को मारने की कोशिश की। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकती है। जल्दी से किसी वैद्य को बुलाओ, तुम्हारी माँ को बचाना होगा। जल्दी करो बेटा। पिताजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने माँ को जहर का थोड़ा तोड़ पिला दिया है। वैद्य भी आकर जांच कर गए हैं, लेकिन माँ की हालत बहुत नाजुक है। तभी मोहिनी वहाँ आती है। क्या हो गया पिताजी, सब इतने परेशान क्यों हैं? तुझे मैंने बेटी मानकर पाला और तूने मेरी पत्नी को मारने की कोशिश की। निकल जा यहाँ से, निकल जा, अभी इसी वक्त मेरे घर से निकल जा तू। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मैंने माँ को कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। झूठ मत बोल, माँ तुम्हें रोज डांटती थी, इसीलिए तूने उसे जान से मारने की कोशिश की ना। कैसी बेटी हो, यहाँ से निकल जाओ। लखविंदर गुस्से में मोहिनी का हाथ पकड़कर उसे अरे घसीटते मेरी हुए घर से राधा। बाहर निकाल देता है। अरे चल निकल तू। मैंने तुझे प्यार दिया और तू मेरी पत्नी को मारने पर उतर आई है। चल निकल यहाँ से, निकल। हाँ नहीं तो निकल बाहर। शकल मत दिखाना जीवन में दोबारा कभी। चली जा यहाँ से, जा मर जा कहीं जाकर। मोहिनी रोते रोते बाहर निकल जाती है। गांव वाले उसे देखकर ताने मारने लगते हैं। अरे भाई, ऐसी औलाद को तो गला दबाकर मार देना चाहिए जो अपने माँ बाप की दुश्मन बन जाए। हाँ भाई, बिल्कुल सही कहा। कोई अपनी माँ को जहर कैसे दे सकता है? लखिंदर ने इसे सहारा दिया, पाला पोसा, और आज देखो वही अपनी माँ को मारने चली है। कुछ लोग पत्थर उठाकर मोहिनी की तरफ फेंकने लगते हैं। मोहिनी रोती रोती वहाँ से भाग जाती है और घने जंगल में जाकर बैठ जाती है और बेचारी फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? तभी वहाँ पर साधु महाराज आते हैं। बेटी, ये सब तुम्हें फंसाने की साजिश है। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया। लेकिन माँ को जहर दिया गया है, आखिर ऐसा कौन कर सकता है? तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन दोनों मिलकर तुम्हें घर से निकालने की साजिश कर रही हैं। रुको, अभी दिखाता हूं। ओम। साधु महाराज मोहिनी के सर पर हाथ रखते हैं। मोहिनी को सारा सच दिखाई देने लगता है। नहीं, मेरी माँ और मेरी बहन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? ये सच तुम्हें खुद साबित करना होगा बेटा। जाकर अपने पिताजी को सच बताओ। फिर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। मोहिनी गुस्से और दर्द में शालिनी और राधिका के पास पहुँच जाती है। तुम यहाँ क्यों आई हो? पिताजी और पूरे गांव ने तुम्हें घर से निकाल दिया है ना? मुझे सारा सच पता चल गया है। तुम दोनों ने झूठा नाटक किया, माँ को जहर तुमने खिलाई और सारा इल्जाम मुझ पर डाल दिया। मैं पिताजी को सब बता दूंगी। अगर जिंदा रहना चाहती हो ना, तो हमारी जिंदगी से दूर चली जाओ। नहीं, मैं पिताजी को सच जरूर बताऊंगी। शालिनी, अब इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा। अगर ये तुम्हारे पिताजी के पास चली गई, तो हमें घर से निकाल देंगे ये। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। राधिका और शालिनी मोहिनी को खींचते हुए तालाब के किनारे ले जाती है। माँ, दीदी, आप ऐसा नहीं कर सकती, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जिंदा कैसे छोड़ दूं? अगर तुम जिंदा रही तो हमारा मकसद कभी पूरा नहीं होगा। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसके रहते हुए हम कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। इसके लिए तो इससे बढ़ना ही पड़ेगा। राधिका की आंखों में कोई ममता नहीं, सिर्फ कठोरता भरी थी। शालिनी अचानक अपनी कमर से चाकू निकालती है और बिना किसी हिचक के मोहिनी पर घायल कर देती है। नहीं नहीं, आपने ये क्या किया? माँ, दीदी, मैं मरना नहीं चाहती। भगवान के लिए मुझे बचा लो। दीदी, मुझे बचा लो।
मोहिनी दर्द से तड़पते हुए जमीन पर गिर पड़ती है। शालिनी और राधिका एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर मिलकर मोहिनी को घसीटते हुए तालाब की तरफ ले जाती है और एक झटके में दोनों मोहिनी को तालाब में धक्का दे देती है। चलो, हमने जो सोचा था अब हमारी इच्छा पूरी हो गई। चलो अब घर चलते हैं। हाँ माँ, चलो यहाँ से चलते हैं। कोई नहीं जान पाएगा कि हमने क्या किया। शालिनी और राधिका वहाँ से चली जाती है। तालाब के पानी में मोहिनी डूबती जा रही थी, हाथ पैर मार रही थी। भगवान, मैं इतनी आसानी से नहीं मर सकती। मैंने अपना पूरा सच अभी दुनिया को नहीं बताया। मैं बिना सच बताए मरना नहीं चाहती। कोई तो मुझ पर दया करो, कोई तो मेरी मदद करो। मोहिनी की आवाज धीरे धीरे पानी में डूब जाती है। अचानक उसके शरीर से तेज रोशनी फैलने लगती है। देखते ही देखते मोहिनी का शरीर एक सुंदर चंपा के फूल में बदल जाता है। तालाब के बीचों बीच चंपा का फूल खिल जाता है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं। एक व्यक्ति तालाब के किनारे से गुजरता है। तभी नजर तालाब के बीचों बीच खिले चंपा के फूल पर पड़ती है। अरे, इतना खूबसूरत चंपा का फूल मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा फूल नहीं देखा, वो भी तालाब के बीचों बीच। चलो, इसे तोड़ लेता हूँ। मेरी पत्नी इसे देखकर कितनी खुश हो जाएगी। हाँ। हरे धीरे धीरे तालाब के पास बढ़ता है और फूल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी अचानक चंपा के फूल से एक दर्द भरी आवाज आती है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। अगर तुम मुझे तोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी, फिर मैं दोबारा जिंदा नहीं हो पाऊंगी। हरी घबराकर पीछे हट जाता है। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। अरे, अरे ये क्या? अरे, इस फूल से किसी लड़के के रोने की आवाज आ रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कहीं ये भगवान का कोई संकेत तो नहीं है, या फिर कहीं ये कोई श्रापित फूल तो नहीं। अरे अरे, हरी चारों तरफ डर के मारे देखने लगता है। नहीं 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 नहीं, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, मुझे यहाँ से जाना चाहिए। हाँ। तभी थोड़ी ही देर में लखविंदर भी तालाब के किनारे आ जाता है। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मोहनी बेटी, जो इतनी अच्छी और प्यारी थी, आखिर वो अपनी माँ को जहर देकर मारने की कोशिश भला कैसे कर सकती है। हमने इतना प्यार दिया, उसके बदले उसने क्या किया। लखविंदर खुद को संभालते हुए तालाब के किनारे पहुंच जाता है। तभी वो तालाब के बीचों बीच एक चंपा का फूल देखता है। अरे, मैंने आज से पहले कभी इस तालाब के बीचों बीच ये चंपा का फूल नहीं देखा। भला ये कहाँ से आ गया? चलो जाकर देखता हूँ। लखविंदर थोड़ा आगे बढ़ता है। तभी चंपा के फूल से अचानक एक आवाज आती है। पिताजी, पिताजी मुझे पहचानिए, मैं आपकी बेटी हूँ पिताजी। मुझे फंसाया गया है पिताजी, मुझे इस फूल से आजाद कीजिए। हैं? अरे, ये अजीब सी आवाज कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो मेरी बेटी मोहिनी की आवाज है। मुझे 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 उससे इतना लगाव था कि उसकी आवाज अभी तक मेरे कानों में गूंज रही है। ये क्या हो रहा है? मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, चाहे कितनी भी आवाज गूंजे। हाँ, नहीं तो। लखविंदर परेशान होकर तालाब से वापस जाने लगता है। तभी वहाँ मोहिनी की आवाज धीरे धीरे और जोर से गूंजती है। पिताजी रुकिए, पिताजी मेरी बात सुनिए, कोई तो मेरी मदद करो। क्या कोई नहीं है जो मुझे इस रूप से आजाद कर सके? इतना कहते कहते मोहिनी फूल के रूप में फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी तरफ राजमहल में रानी मृगनयना अपने कक्ष में पागलों की तरह बैठी रहती है। उसके आंसू पूरी तरह सूख चुके थे, मानो सालों की पीड़ा उसके भीतर संचित हो गई हो। रानी, ये तुमने क्या हालत बना रखी है? मैं समझ रहा हूँ कि हमारी पुत्री का वियोग तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। महाराज, हमारी दोनों पुत्रियां हमसे दूर हुए पूरे 18 वर्ष बीत चुके हैं। मुझे अपनी दोनों पुत्रियों की बहुत याद आ रही है। मैं उनके बिना अब नहीं रह सकती। महारानी, तुम तो जानती हो कि हमारे खानदान पर श्राप है।
यदि हमने राजकुमारी को महल के अंदर रखा तो वो कुछ ही दिनों में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगी। हम उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकते थे, इसीलिए अपने आप से दूर किया है। क्या हम उसके बिना खुश हैं? राजा विद्यापति फूट फूट कर रोते हैं। तभी पीछे से मंत्री दौड़ता हुआ आता है। महाराज 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 महाराज, वही बाबा पधारे हैं जिन्होंने आपकी दोनों राजकुमारियों की भविष्यवाणियां की थीं। हाँ, क्या 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 सच में वही महाराज पधारे हैं? यह सुनते ही रानी पागलों की तरह उठती है और बिना कुछ सोचे साधु महाराज के पास गिर पड़ती है। रानी मृगनयनी, तुम्हारी हालत देखकर मैं समझ रहा हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है। महाराज, कोई उपाय बताइए। मैं अपनी पुत्रियों से अब और दूर नहीं रह सकती। मुझे मेरी दोनों पुत्रियां चाहिए। अब समय आ गया है। तुम्हारे खानदान का श्राप टूट सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी दोनों पुत्रियों को ढूंढना होगा। क्या सच में मेरी पुत्रियां जिंदा है? तुम्हारी दोनों पुत्रियां जिंदा हैं, लेकिन एक बहुत बड़े कष्ट में हैं और एक बहुत अहंकारी हो गई है। पर साधु महाराज वहाँ से चले जाते हैं। महाराज, इसके लिए आपको जो करना पड़े करिए, लेकिन मुझे मेरी दोनों पुत्रियां चाहिए। हाँ रानी, यदि हमारी दोनों पुत्रियां जिंदा हैं, तो आप चिंता मत कीजिए। हम किसी भी कीमत पर उन्हें ढूंढ कर लाएंगे। हाँ। राजा विद्यापति वहाँ से निकल पड़ते हैं और घने जंगलों की ओर बढ़ते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक औरत रोती हुई मिलती है। अरे, ये औरत इतना रो क्यों रही है? हमें इसकी मदद करनी चाहिए। राजा विद्यापति औरत के पास जाते हैं। क्या बात है? तुम इतना रो क्यों रही हो? क्या हो गया? महाराज, मेरी मदद कीजिए। मेरा पति मुझे जलील करके घर से निकाल चुका है और मेरी बेटी मेरे बच्चे को नाजायज कहकर उसे छोड़ दिया है। मुझे मदद चाहिए आपकी। ठीक है, बताओ हम क्या कर सकते हैं। मुझे आपका सर चाहिए महाराज। राजा विद्यापति नाथ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो गुस्से में आग बबूला हो जाते हैं। ये कैसा मजाक है? एक राजा से ऐसा शब्द कहने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी अचानक तेज रोशनी फैलती है। सब कुछ एक छलावा के रूप में बदल जाता है। अच्छा, तो तुम छलावा थी। इसीलिए मुझे लगा कि कोई मेरा सर कैसे मांग सकता है। देखो, तुमने तो अपना सर दिया नहीं, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। इसकी कीमत तुम्हें देनी होगी। देखो, तुम एक छलावा हो और मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करने वाला। भलाई इसी में है कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। सोच लो, तुम अपनी दोनों पुत्रियां ढूंढ रहे हो और मैं तुम्हारी एक पुत्री का पता बता सकती हूँ। वो बहुत ही दर्द में तड़प रही है। ठीक है, बताओ मेरी पुत्री कहाँ है? मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बताओ, कहाँ है वो? देखो राजा, तुम्हें अपनी पुत्री चाहिए। इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। यहाँ से सीधे जाओ, तुम्हें एक झोपड़ी मिलेगी। उस झोपड़ी में एक बच्चा पड़ा है, उसे वहाँ से उठाकर मिट्टी में दफना देना। छलावा हंसते हुए गायब हो जाता है। तो राजा विद्यापति झोपड़ी की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही झोपड़ी में जाते हैं, वहाँ बच्चे की जगह एक मरा हुआ खरगोश पड़ा होता है। ये क्या? यहाँ तो कोई बच्चा नहीं है, सिर्फ एक मरा हुआ खरगोश है। ओह, इस छलावा ने हमें फिर से बेवकूफ बनाया। लेकिन कोई बात नहीं, खरगोश भी जानवर है, इसे विधि पूर्वक दफन करना चाहिए। चलो। राजा विद्यापति खरगोश को उठाकर पेड़ के नीचे मिट्टी खोदकर दफनाते हैं और प्रार्थना करते हैं। चलो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। भले ही जीवन में कितना भी कष्ट मिला हो, लेकिन अगले जीवन में
भगवान तुम्हें लंबी आयु दे। तभी वहां चंपा का फूल खिलता है। ये क्या? इस समाधि पर चंपा का फूल कैसे खिल गया? फूल से आवाज आती है। ये फूल में तुम्हारी बेटी कैद है। तुम आगे बढ़ो, तालाब में यही फूल मिलेगा। इस फूल को तोड़ कर ले जाओ, तुम्हारी बेटी अपने असली रूप में आ जाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बेटी एक चंपा के फूल में कैसे बदल सकती है? ये सब तुम्हें आगे पता चलेगा, रास्ता तुम्हें खुद तय करना है। अब राजा विद्यापति रोते हुए फूल को तोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। कदम डगमगाते हैं, लेकिन हिम्मत बनाकर किसी तरह तालाब के किनारे पहुंचते हैं। तालाब के बीचों बीच वही चंपा का फूल खिला रहता है और पानी की बूंदें टपक रही होती हैं। ओह, ये फूल और उसकी पंखुड़ियों से गिरता हुआ पानी मेरी बेटी के आंसू की तरह है। हे भगवान, मेरी बेटी को ये क्या सजा मिली है? मुझे इसे ठीक करना होगा। फिर राजा विद्यापति अपने हाथों से चंपा का फूल पकड़ते हैं। अभी तेज रोशनी होती है। मोहिनी बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में प्रकट होती है। मेरी बेटी कितनी सुंदर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में मेरी बेटी है। आप कौन हैं और मुझे बेटी क्यों कह रहे हैं? बेटे, मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम मेरी बेटी हो, इस राज्य की राजकुमारी। मुझे नहीं पता आप पिता हैं या कोई और, पर मुझे न्याय चाहिए। मेरी माँ और बहन ने मुझे तालाब में मारकर फेंक दिया और मैं चंपा के फूल के रूप में बदल गई। मुझे अपने पिता के पास जाना है। ठीक है, चलो बेटे, आओ। राजा विद्यापति मोहिनी को लेकर लखविंदर के पास पहुंचते हैं। लखविंदर को मोहिनी की खूबसूरती देखकर होश उड़ जाते हैं। अरे, ये तो मेरी बेटी मोहिनी जैसी है, लेकिन ये इतनी सुंदर कैसे हो सकती है? और साथ में महाराज भी आ रहे हैं। इतनी देर में घर से राधिका और शालिनी बाहर निकलती हैं। ये इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? और हम दोनों तो इसे मारकर तालाब में फेंक दिए थे, ये जिंदा कैसे रह गई? अब क्या होगा? देखो, महाराज को वो भी लेकर आ गई है और इतनी खूबसूरत भी हो गई। पिताजी, मैंने कोई गलत नहीं किया। मैंने माँ को जहर नहीं दिया, बल्कि माँ और दीदी ने षड्यंत्र करके जहर खाया। मुझे ये सब ज्ञात है। उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की और मुझे तालाब में भी फेंक दिया, लेकिन ईश्वर की कृपा से मैं चंपा के फूल में बदल गई और महाराज की कृपा से फिर इंसानी रूप में आ गई। तुम दोनों ने ऐसा किया मेरी बेटी के साथ? मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं बस डर रही थी कहीं आप सब कुछ इसके नाम ना कर दे। और महाराज, आपने मेरी बेटी की जान बचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। ठीक है, पर ये बताओ, तुम्हें ये दोनों बेटियां मिली कहाँ? क्योंकि ये हमारी बेटी हैं। क्या? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? ये हमारी बेटी है, इनको हमने पाला पोसा है, पूछिए आप इनसे। झूठ मत बोलो। हमने 18 वर्ष पहले अपनी दोनों बेटियों को तालाब के किनारे रखा था और आज किस्मत ने मुझे मेरी दोनों बेटियों से मिलाया है। हाँ, आपकी ये बात सच है। 18 वर्ष पहले मुझे ये दोनों बच्चियां तालाब के किनारे मिली थी और इन्हें मैं अपने घर ले आया। और हाँ, तो क्या सच में ये दोनों मेरी पुत्रियां हैं? हाँ, ये दोनों आपकी पुत्रियां हैं, लेकिन शालिनी ने बहुत गलत किया मेरी बेटी मोहिनी के साथ, और मेरी पत्नी ने भी। हमें माफ करना मोहिनी बेटी, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। माफ करना बेटा। क्या सच में हम दोनों राजकुमारियां हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। पर तुम मेरी बेटी हो और मुझे छोड़कर नहीं जा सकती हो। मैं राजकुमारी हूँ, तो मैं इस झोपड़ी में क्यों रहूं पिताजी?
मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ। नहीं बेटी, नहीं नहीं, हम दोनों तुम्हारे माता पिता कहलाने के लायक भी नहीं है। बेटा तुम राजकुमारी हो। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कहीं भी रहो, खुश रहो, खुश रहो। तुम अपने पिताजी के साथ चले जाओ, वही तुम्हारे असली पिताजी है। हम लोग तो क्या है, गरीब है। हमने तुम्हें बस बड़ा कर दिया। जाओ बेटा। हाँ पुत्री, तुम्हारी माँ राजमहल में बहुत परेशान है। तुम्हें देखकर वो बहुत खुश होंगी। चलो बेटे, आओ। फिर राजा विद्यापति अपने दोनों बेटियों के साथ राजमहल लौट आते हैं। तभी रानी मृगनयना नंगे पांव भागकर अपनी दोनों बेटियों के पास आती है। यही हमारी दोनों पुत्रियां हैं। रानी, अब तुम्हारी प्रतीक्षा खत्म हुई, लेकिन राजकुमारी शालिनी, इसे सजा मिलेगी। इसने हमारी छोटी पुत्री को बहुत तकलीफ दी है। नहीं पिताजी, मैं इस राज्य की राजकुमारी हूँ, आप ऐसा नहीं कर सकते। तुमने अपनी बहन को जान से मारने की कोशिश की, लेकिन भले ही तुम्हें यहाँ लाना जरूरी था ताकि राज्य का श्राप टूटे, तो तुम राजमहल में रहोगी, लेकिन साधारण जीवन। सब कार्य तुम्हें खुद करने होंगे, कोई सेवक नहीं, कोई दासी नहीं। ये सजा तुम्हें 10 वर्षों तक भुगतनी होगी। ठीक है पिताजी, मुझे मंजूर है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है महाराज, मेरी दोनों बेटियां मेरी आंखों के सामने हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। शायद भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली और मुझे प्यारी माँ का प्यार लौटा दिया। फिर रानी मृगनयना दोनों को गले से लगाती है। उस दिन के बाद मोहिनी एक राजकुमारी की जीवन जीती है और वहीं शालिनी राजमहल में रहते हुए भी साधारण जीवन जीती है, अपनी पापों की प्रायश्चित करते हुए। प्रिय दर्शकों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि कहानी कैसी लगी। और ऐसे ही मनोरंजक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल टूनी वर्ड्स को सब्सक्राइब करें।